प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 के अंतर्गत व्यावहारिक हिंदी प्रकरण के तहत आज हम शुरू करने वाले हैं व्यंजन संधि। प्रिय विद्यार्थियों, व्यंजन संधि के नियमों को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये वर्णमाला क्यों लिखी गई है। तो इसका कारण है विद्यार्थियों कि बिना इनकी जानकारी के आप उस व्यंजन संधि के नियमों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हो। तो विद्यार्थियों, यहाँ स्पष्ट रूप में आपको दिखाई दे रहा है कि ये लिख रहा है स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, कुछ भी कह सकते हैं। स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या 25, यानी कि ये जहां से शुरू होते हैं ये आप देख पा रहे हो, कैसे लेकर के मैं तक के ये वर्ण आते हैं, अर्थात ये व्यंजन आते हैं। कैसे लेकर के मैं तक के जो व्यंजन है विद्यार्थियों, वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या विद्यार्थियों 25 है, क्योंकि एक एक वर्ग में ये 5-5 व्यंजन हैं। कै खे गै घै ने, च छ जै झै ने, टे ठे डै ढै ने, तै थे दै धै ने, पै फै बै भै में। तो विद्यार्थियों 5 वर्ग हैं, 5 के 5-5 वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ग के वर्णों की संख्या है 5, इसलिए इनकी जो कुल संख्या है विद्यार्थियों 25 हो जाती है। तो यहाँ जिस व्यंजन से ये वर्ण शुरू हो रहे हैं उस वर्ग को उस व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये जो है कैसे शुरू करके न तक के, ये कै वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। कै वर्ग के वर्ण कौन कौन से हैं? ये हैं च वर्ग, च वर्ग, च वर्ग के वर्ण कौन से हैं? ये हैं। ट वर्ग के वर्ण जो है ये हैं, तै वर्ग के ये हैं और पै वर्ग के पै फै बै भै में। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वे कैसे लेकर के मैं तक होते हैं, ये आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना है, क्योंकि उन नियमों में इस प्रकार का हवाला दिया जाएगा कि वो वर्ण उस वर्ग का वो वर्ण इतना वर्ण हो जाएगा। तो ये विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज विद्यार्थियों आपको उस व्यंजन ध्यान रखने हैं जो कि 3 जो से आपकी वर्णमाला में आते हैं, ये हैं श, श, से और है, इसको जोड़ देते हैं इसमें। इसलिए जो उस व्यंजन की जब बात आती है तो ये उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों एक चीज और है, अंतस्थ, जो ये 4 ही ये हैं, य रै लै वै, तो ये 4 ये हैं। तो विद्यार्थियों हमने स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, इन 3 प्रकार के जो वर्णमाला में स्थित जो व्यंजन है उनके बारे में समझा। तो आइए विद्यार्थियों आप बिना देर किए और व्यंजन संधि के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, होने को तो इसके बहुत सारे उदाहरण सामने आ जाते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में संधि और सर्वनाम नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है कक्षा 10 में, और उस टॉपिक के अंतर्गत जो अंकभार है विद्यार्थियों वो केवल 2 अंक है। तो इसमें ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा आने की संभावना नहीं है। 2 अंक के अंतर्गत उसमें समास भी देना है। पेपर सेटर की इच्छा है वो संधि दे दे, समास नहीं दे, समास दे दे, संधि नहीं दे, या ऊपर से उनकी परिभाषाएं पूछ ले, या कोई ऐसा संधि विच्छेद दे दे करने के लिए कि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, या डायरेक्ट पूछ ले कि इसमें कौन सी शब्द में कौन सी संधि होगी। तो यहाँ विद्यार्थियों हमें इसी प्रकार से इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने संधि को 3 भागों में बांटा है और वहां एक वीडियोज उनके उपलब्ध करवाए हैं आपको। तो यहाँ पहले हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था विद्यार्थियों वो हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, और आज हम व्यंजन संधि के बारे में विद्यार्थियों चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करने के साथ साथ विद्यार्थियों इसके तहत जो इसके कोई निश्चित नियम नहीं है व्यंजन संधि के, फिर भी हमने आपके लिए जो फलदायी हो सकते हैं, लाभदायक हो सकते हैं, जो आपकी जरूरत के हिसाब से, आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से हो सकते हैं, उसी को संदर्भ में रखते हुए और हमने कुल 12 नियम यहाँ पर तैयार किए हैं। उन 12 नियमों को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मेरा विश्वास है कि उन 12 नियमों की जानकारी यदि आपको होगी तो आप व्यंजन संधि के अंतर्गत किसी भी प्रकार की गलती करने की संभावना नहीं करोगे। आइए विद्यार्थियों एक एक नियम को समझने का प्रयास करते हैं। नियम 12 हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप घबराएं नहीं, अच्छी तरह से बार बार वीडियो को जब सुनेंगे तो संधि का जो टॉपिक है व्यंजन संधि के अंतर्गत वो आपका क्लियर होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, एंड तक वीडियो को देखना है। इसका जो व्यंजन संधि का विद्यार्थियों पहला नियम जो आता है
वो लेकर के चलता है कि यदि कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग और पै वर्ग। देखिए विद्यार्थियों, ये जो हैं, ये जो वर्ग हैं, इन वर्गों के साथ, इन वर्गों के बाद में, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब संधि दो वर्णों के मध्य में होगी तो ये कहां मिलेंगे आपको, उस पहला जो संधि होने का विच्छेद होगा उसमें जो अंतिम होगा, यानी कि पहले पद का अंतिम जो वर्ण होगा उसमें ये होना जरूरी है। यदि एक तरफ इस प्रकार से हो, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग और पै वर्ग, यानी कि इनके जो प्रथम वर्ण हैं, यानी कि होना क्या चाहिए, ये होने चाहिए, कै होना चाहिए, चै होना चाहिए, टै होना चाहिए, टै होना चाहिए और पै होना चाहिए। इनके बाद में यदि किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, तीसरा या चौथा वर्ण आता है, तीसरा चौथा कैसे होगा, जैसे आ गया कै का, कै वर्ग का तीसरा, तो कै, खे, घे, घे, तो तीसरा ये हो गया घे और चौथा ये हो गया घे। तो यहां कहा गया है विद्यार्थियों कि जब इन वर्णों का, इन वर्गों का प्रथम वर्ण इस प्रकार से हो, अर्थात कै, चै, टै, तै, पै हो, और इनके बाद में तीसरा या चौथा वर्ण हो, या कोई स्वर हो, जो 11 स्वर होते हैं वो हो, या कोई अंतस्थ व्यंजन हो, य, रे, ले, रे, अभी जो आपको बताए गए थे, तो क्या होगा विद्यार्थियों, देखिए ये स्थिति पहला नियम सिद्ध करती है कि यदि कै वर्ग का प्रथम अक्षर कै होगा, चै वर्ग का प्रथम अक्षर, टै वर्ग का प्रथम अक्षर, तै वर्ग का प्रथम अक्षर और पै वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद में तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या कोई स्वर हो या अंतस्थ व्यंजन हो, तो विकार क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, वो ये नियम कहता है। तो होगा क्या कि इस वर्ग का, इस वर्ण का जो तीसरा वर्ण है वो बन जाता है, तीसरा वर्ण निर्मित हो जाता है। देखिए विद्यार्थियों, यहां उदाहरण के रूप में हम जब देखते हैं इस नियम के अनुसार कि कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग के आगे यदि कोई स्वर हो, तीसरा चौथा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो, यरे लेवे हो, तो क्या होता है, तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे देखिए स्वर को लेते हैं, वाक प्लस ईश, एक तो हम ले लेते हैं, यहां पर आपको पता है स्वर है, स्वर का उदाहरण ले लेते हैं, एक होगा दिक प्लस विजय, ये अंतस्थ व्यंजन ले लिया हमने ये ले वे में से वे, और एक लेंगे विद्यार्थियों हम तीसरा चौथा वर्ण यानी कि दिक प्लस गज। ये तीन चीजें आपको बताई गई थी कि कै वर्ग का प्रथम वर्ण, यहाँ कै के उदाहरण है आपके सामने, इनके बाद में यदि कोई स्वर हो, यहां पर ये स्वर आ गया है, ई स्वर है, यहां अंतस्थ व्यंजन आया है ये लेवे में से ये हो, और यहां तीसरा या चौथा इनकी कै वर्ग का ये तीसरा वर्ण है कै, खे, गे, तो इनका क्या होगा, ये जो वर्ग के जो प्रथम वर्ण लिखे हुए हैं इनके स्थान पर इनके ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा, गे, कै का गे होगा, इसका भी गे होगा, इसका। तो देखिए किस प्रकार से बनता है विद्यार्थियों, कै का बनेगा गे और ई की मात्रा लगेगी और श, बागीश, वाणी का स्वामी। इसी प्रकार से यहां कै का गे बनेगा और आधा गे है और वी जुड़ जाएगा इसमें और जय, दिग्विजय। इसी प्रकार से कै का गे बन जाएगा, ये तो इसका बना है और यहां पहले से पूरा है ये तो दिग्गज। तो विद्यार्थियों ये ऐसे उदाहरण हैं जो स्पष्ट करते हैं कि यदि
क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का जो प्रथम वर्ण है उसके बाद में जो कोई स्वर आता है, कोई अंतस्थ व्यंजन आता है या तीसरा या चौथा वर्ण आता है, तो उस प्रथम वर्ण का, जो कि उस वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके स्थान पर, प्रथम के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। जिस प्रकार से क का ग हुआ है। ये विद्यार्थियों आपको ज्यादातर जो स्थिति है आपके पाठ्यक्रम में प्रश्न आने के हिसाब से, तो विद्यार्थियों यहाँ आपको जितने ज्यादा उदाहरण याद रह सकें उतने आपको याद करने हैं। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे जगत प्लस ईश जगदीश, जगत प्लस आनंद जगदानंद, दिग प्लस अंबर, देखिए दिग प्लस अंबर। यहां विद्यार्थियों ये क है, क के बाद में स्वर आया है तो क का ग हो जाएगा, और अंकी बिंदी दिगंबर, इस प्रकार से हो जाएगा। यहां विद्यार्थियों अच प्लस अंत, च वर्ग का प्रथम वर्ण है तो यहां च का च छ ज हो जाएगा। तीसरा वर्ण होना है तो ए ज अंकी बिंदी अजंत, अच प्लस अंत अजंत हो जाएगा, इस प्रकार से। और बाक प्लस दान बागदान हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका तत् प्लस रूप, ये भी देखिए विद्यार्थियों, तत् प्लस रूप। तो यहां आपको जो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने जो वर्ग बताए थे क च ट त प, तो ये प्रथम उस वर्ग का प्रथम वर्ण है, और उसके आगे ये र ल व, यानी कि ये अंतस्थ व्यंजन आ गया है। तो इसके स्थान पर इसका जो तीसरा होगा त थ द, तो यहां क्या बनेगा त, और त का बन जाएगा द, और रूप, तो ये आधा है, इसलिए इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, तद्रूप। ये इस प्रकार से विद्यार्थियों यहां बन जाता है। तो यह जितने आपको उदाहरण याद हो सके विद्यार्थियों वो याद रखने हैं। दूसरा नियम चलते हैं हम। दूसरा नियम कहता है कि इसी प्रकार से जो अभी पढ़े थे क च ट त प, ये प्रथम वर्ण हो, यानी कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण हो, और उसके बाद में यदि न हो या मैं हो, प्रथम वर्ग वर्ण के बाद में, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में या तो न हो या मैं हो, तो वो जो कैसे बदलेगा, पंचम वर्ण में पांचवें वर्ग वर्ण, पांचवा वर्ण ये बन जाएगा। बनेगा किसका इसका पांचवा वर्ण बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा, ये इस प्रकार से बनेंगे। तो विद्यार्थियों क का बनेगा क ख ग घ, तो ये बन जाएगा ये इसका। च का छ छ ज ट ठ ड ढ, पांचवा बन जाएगा। त थ द ध, त का क्या बनेगा न बनेगा, त थ द ध, पांचवा बन जाएगा। प फ व मैं, प का बनेगा मैं। तो यहाँ विद्यार्थियों आपको देखना है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण यदि हो और उसके बाद में न हो या मैं हो, तो वहां पर उस वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर पांचवा वर्ण यहां पर बन जाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरणों में आएगा आपके विद्यार्थियों वाक प्लस मैं, और देखते हैं उदाहरण इसी प्रकार से सट मास, सट प्लस मास, और देखते हैं जगत प्लस नाथ। एक और देखते हैं विद्यार्थियों अप प्लस मैं। अब यहां इनको देखने का प्रयास करते हैं। यहां आपको प्रथम किसी वर्ग के प्रथम वर्ण दिखाई दे रहे हैं, क है, ट है, त है, प है, इसी प्रकार से। और आगे क्या है, मैं हो या न हो, तो क्या बनेगा, इसका पांचवा वर्ण बनेगा। तो यहाँ क ख ग घ, तो इस प्रकार से बन जाएगा वांग्मय। इसी प्रकार से ट ठ ड ढ, ये न आएगा षणमास।
इसी प्रकार से तय का क्या बनेगा पांचवा, तय थे दे धे ने, तो ने बनेगा, आधा तय है इसलिए आधा ने बनेगा, नाथ यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा कैसे ले देंगे, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। अब मैं, पै का पांचवा वर्ण पै फै बे भे मैं, तो आधा में और मैं ये लिखा हुआ है अम्मे। तो विद्यार्थियों ये आपका दूसरा नियम था कि किसी भी वर्ग का यदि प्रथम वर्ण है और उसके बाद में आने वाला यदि मैं है या न है, तो उस जो पहले आया है वर्ण, जो प्रथम पद के अंत में जो है स्थित, उसका पांचवा बन जाता है, वर्ण बन जाता है। तो यहां विद्यार्थियों दो नियम देखे। तीसरा नियम देखते हैं, व्यंजन संधि का तीसरा नियम। व्यंजन संधि का तीसरा नियम कहता है विद्यार्थियों कि जब मैं किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। मैं अनुस्वार में कैसे बदलता है विद्यार्थियों, मैं अनुस्वार में बदलेगा, किसमें बदलेगा, पंचम वर्ण बदलेगा। इसके दो तीन नियम है लगातार, उनको आप ध्यान से देखना कि मैं अनुस्वार में कब बदलता है, यानी कि अंकी बिंदी के रूप में कब प्रयुक्त होता है। यहां पर दिया गया है कि जब मैं के बाद में, यदि मैं के बाद में अंतस्थ व्यंजन हो, अंतस्थ ये रे ले वे, या तो अंतस्थ व्यंजन हो या ऊष्म व्यंजन हो, शे से है। मैं के बाद में यदि अंतस्थ व्यंजन हो, आपको प्रथम इसीलिए बताए गए थे विद्यार्थियों, मैं के बाद में यदि अंतस्थ व्यंजन हो या ऊष्म व्यंजन हो, तो होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या होगा, मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, अंकी बिंदी उसमें लग जाएगी। मैं के बाद तीसरा नियम कहता है विद्यार्थियों कि मैं के बाद में यदि अंतस्थ व्यंजन हो या ऊष्म व्यंजन हो, यानी कि यह हो या शे है में से हो, तो मैं के स्थान पर अनुस्वार बन जाता है। उदाहरण देखते हैं, इस तीसरे नियम के उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, देखिए, सम प्लस योग, सम प्लस रचना, और उदाहरण है सम प्लस वाद, और है सम प्लस सार, और है सम प्लस वत। अब एक एक करके विद्यार्थी उसको देखने का प्रयास करते हैं कि जब मैं के बाद में अंतस्थ व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन आपको ये रे में से एक तो ये दिख रहा, ये रे वे अंतस्थ व्यंजन दे रखे हैं, एक दे रखा है आपको ऊष्म व्यंजन। तो यहां ऐसी स्थिति होने पर मैं के बाद में यदि अंतस्थ व्यंजन हो, ऊष्म व्यंजन हो, तो उस मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यहां मैं को हटा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे, योग, सम प्लस योग बना संयोग, सम प्लस रचना बना संरचना, इसी प्रकार से सम प्लस वाद बना संवाद, इसी प्रकार से सम प्लस सार बना संसार, इसी प्रकार से सम प्लस वत बना संवत। तो यहां विद्यार्थियों ये आपका तीसरा नियम इस प्रकार से मैं को अनुस्वार में बदलने का काम यहां पर करता है। विद्यार्थियों चौथा जो सूत्र है वो लिखेंगे, और उस चौथे सूत्र में लिखेंगे कि मैं क्या हो जाता है, मैं का, यानी कि मैं किसे बदलेगा, या तो बदलेगा वो पांचवें वर्ण में या अनुस्वार में, दोनों ही स्थितियां हैं। अब कब बदलता है मैं, वहां तो क्या है केवल अनुस्वार में बदला था, उसका एक रीजन था कि मैं के बाद में यदि, मैं के या बाद में यदि अंतस्थ व्यंजन हो या ऊष्म व्यंजन हो तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। यहां है विद्यार्थियों मैं के बाद में यदि स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन कौन से, कैसे लगा करके मैं तक के वर्ण,
और तो क्या होगा, मैं के बाद में यदि स्पर्श व्यंजन होंगे, कैसे लगा करके मैं तक, तो यहां क्या होगा कि जुड़ने वाले वर्ण का पंचम अक्षर हो जाएगा, जो जुड़ेगा ना उसका पंचम वर्ण हो जाएगा, या अनुस्वार हो जाएगा। देखिए गम प्लस गा, गम प्लस गा, यहां मैं है, मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन होते हैं विद्यार्थियों कैसे लेकर के मैं तक। तो यहां इस प्रकार से इसका जुड़ने वाला, मैंने क्या कहा था, जुड़ने वाले का पांचवा होगा या अनुस्वार में बदल जाएगा। तो यहां पर मैं के स्थान पर इसका होगा, तो ये जो वर्ग है, ये जो वर्ण है किस वर्ण वर्ग का है, कै वर्ग का है, तो कै खे गए तीसरे नंबर पर आता है, उसका वर्ग है। तो यहां कै का जो पांचवा चलेगा कै खे गए घे ने, इस प्रकार से। या दूसरी स्थिति यह है कि पांचवा वर्ण बनाओ या इसको अनुस्वार में बदल दो, गम प्लस गा। इसी प्रकार से किम प्लस चित। अब यहां इनका रूप देखिए, मैं के बाद में, और ये जो स्पर्श व्यंजन आया है, तो यहां चे का जो पांचवा होगा वो इस प्रकार से न होता है, किंचित, ऐसे भी लिख सकते हैं या अनुस्वार में भी लिख सकते हैं, दोनों स्थितियां हैं। इसी प्रकार से यदि सम प्लस तोस, ये जो है यहां मैं है, मैं का पांचवा बनेगा पै फै बे भै मैं, तो ये पांचवा, इसके बाद में ये तय है, तय का पांचवा वर्ण कौन सा बनेगा, तय का पांचवा बनेगा विद्यार्थियों तय थे दे धे ने, तो ने बनेगा, आधा में है इसलिए आधा ने बनेगा, तोस, ऐसे भी लिख सकते हैं संतोष। और इस प्रकार से जो अनुस्वार लगा करके भी इसको लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों यहां मैं से संबंधित दो अब तक नियम आए हैं। एक में तो था कि मैं के बाद में यदि स्पर्श व्यंजन आता है तो क्या बनेगा, पांचवा वर्ण बनेगा जो जुड़ रहा है उसका, या अनुस्वार लगेगा। एक था मैं के बाद में यदि ऊष्म व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन हो, तो वो केवल किस में परिवर्तित होगा, अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। पांचवा नियम देखते हैं विद्यार्थियों। जो व्यंजन संधि का पांचवा जो नियम है वो कहता है कि यदि तय वर्ण हो या दय हो, तय दय से संबंधित है, तय दय हो और उसके बाद में यदि लय हो, तय दय के बाद में यदि लय हो तो वो जो तय दय होता है वो भी लय में बदल जाता है। ये ध्यान रखना है, तय या दय में से कोई सा हो और उसके सामने यदि आपको लय दिखाई दे तो वह उसकी देखा देखी, लय की देखा देखी स्वयं भी लय बन जाते हैं। तय दय के बाद में लय होगा तो यहां तय दय के स्थान पर लय बन जाएगा। उदाहरण देखते हैं, उत प्लस लास। उसी प्रकार से उदाहरण है उत प्लस ले, और उदाहरण है उत को तत् प्लस ली। देखते हैं यहां पर तय वर्ग आया है, तय वर्ण आया है, हमने कहा था तय दय में से कोई सा आ सकता है, आगे है लय, तो ये तय और दय कैसे बन जाएंगे, इनके भी लय बन जाएंगे। तो एक तो इसका आधा और ये इसमें है ही उल्लास। उसी प्रकार उत्प्लस ले, उल्लेख, एक लय और आ गया है, तय दय के सामने लय आता है। इसी प्रकार से तल्लीन, तत् प्लस लीन। तो ये विद्यार्थियों आपका जो पांचवा है वो नियम हुआ है। अब विद्यार्थियों देखते हैं नियम नंबर 6 जो कि व्यंजन संधि का नियम है। यहां पर विद्यार्थियों यदि तय और दय इनमें से कोई सा हो, इसके बाद में यदि जय या झे में से हो, देखिए तय या दय के बाद में यदि जय या झे में से हो तो होगा क्या
ते और दे किस में बदल जाएंगे? जे में बदल जाएंगे। ते वर्ण या दे वर्ण के बाद में जे वर्ण या झे वर्ण आता है तो ते या दे वर्ण किस में बदल जाएंगे? जे में बदल जाते हैं। उदाहरण देखते हैं, सत प्लस जन। यहां ते वर्ण है और ते वर्ण और दे वर्ण के बाद में ते वर्ण हो या दे हो, उसके बाद में जे आ रहा है तो ये ते दे भी जे हो जाएंगे। जिस प्रकार से अभी ले देख करके ले हुआ था, उसी प्रकार से ते या दे के बाद में जे हो तो वो जे या झे में बदल जाते हैं। तो यहां सज्जन। आगे है उत प्लस झटिका। तो यहां उत प्लस झटिका है, उज्झटिका। तो यहां इसका है ते या दे के बाद में जे या झे हो या झे हो, बनेगा किसमें? केवल जे का आगम यहां पर होगा। तो विद्यार्थियों, यहां ते और दे के बाद में जे या झे में से कोई आ जाता है, उस ते या दे का क्या बन जाता है? जे बन जाता है। नियम नंबर 7 देखते हैं विद्यार्थियों। नियम नंबर 7 कहता है कि ते या दे के बाद में यदि शय हो, ते या दे के बाद में यदि शय हो तो दो परिवर्तन होंगे विद्यार्थियों। क्या होगा? ते या दे के बाद में यदि शय शरीफा ये हो, ते या दे के बाद में शय हो तो शय ते या दे का तो बनेगा चय। ते या दे का दो परिवर्तन होंगे विद्यार्थियों, ये भी बदलेगा ये भी बदलेगा। ते या दे का तो हो जाएगा चय और इसका हो जाएगा विद्यार्थियों छय। दो परिवर्तन होंगे। जब दोबारा से सुने, ते या दे के बाद में शय हो तो ते और दे में से कोई होगा, उसका तो छय बनेगा और शय का बनेगा छय। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है उत प्लस श्वास। अब देखिए यहां पर विद्यार्थियों, ते या दे में से उसके सामने शय है तो ते या दे का तो क्या बनेगा? चय आधा, इसका तो काम यहां तमाम हो गया और इस शय का बन जाएगा क्या? छय, आधा ही बनेगा। उच्छ्वास, ऊपर खींची गई सांस, ये बनेगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण और, उत प्लस शिष्ट। तो उत प्लस शिष्ट, यहां पर ते या दे के बाद में शय आ रहा है तो ते तो क्या बन जाएगा? चय बनेगा, शय होगा छय में। उच्छिष्ट झूठन को कहते हैं। तो यहां विद्यार्थियों ये इस प्रकार से हो जाता है। नियम नंबर 8 देखते हैं। कम नियमों में आपको कम इसलिए बताया जा रहा है विद्यार्थियों ताकि वीडियो भी बढ़ानी हो और आपकी समझ में जो पाठ्यक्रम में जिस प्रकार से अंकवार दिया हुआ है आप व्यंजन संधि को अच्छी तरह से समझ सकें। और आपके लिए मेरी इतनी भी है कि आप जितना अधिक शब्दों का अभ्यास करेंगे आपके शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए वो उतना ही अच्छा रहेगा। अगला नियम देखते हैं 8वां। ते या दे के बाद में यदि चय या छय में से हो, ते या दे के बाद में यदि चय या छय में से हो तो ते या दे का क्या बन जाता है? चय बनेगा। ते या दे के बाद में यदि ते या दे के बाद में यदि चय या छय हो तो ते दे का क्या बन जाएगा? केवल ये परिवर्तन होगा, चय बनेगा। जैसे कि उत प्लस चारण, क्या बनेगा? उच्चारण, क्योंकि तय किसमें बदल जाएगा? चय में, उच्चारण। उसी प्रकार से दूसरा है सत प्लस चरित्र, यहां आ गया सच्चरित्र। तो ये विद्यार्थियों तय या दय के बाद में छय में से कोई दिखता है तो तय दय के स्थान पर भी चय का आगम हो जाता है। ये आपका 8 नंबर का नियम था। 9 नंबर का नियम देखते हैं विद्यार्थियों, बहुत ही सरल है कि तय या दय के बाद में यदि है मिलता है, तय या दय के बाद में यदि है मिलता है तो तय या दय का तो बनेगा दय और धय का बन जाएगा धय।
बहुत से आपको इस प्रकार से आते हैं संधि विच्छेद करने के लिए, तो आप चक्कर में नहीं पड़े। इस प्रकार से नियम को याद रखेंगे कि यदि तय या दे के बाद में है मिलता है, तय या दे के बाद में है मिलता है, तो दो परिवर्तन होते हैं। तय दे में से तो क्या बन जाएगा, दे, और है के स्थान पर आ जाएगा दे। उदाहरण देखते हैं, उत प्लस हार। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां तय है, तय या दे की कही गई है और आगे है, तो यहां पर तय के स्थान पर तो बनेगा दे। अब देखिए हम लिखते जाते हैं, तय के स्थान पर हमने लिख दिया और है के स्थान पर बनेगा ध। आ की मात्रा है उद्धार, उद्धार हो गया। इसको विद्यार्थियों हम ऐसे लिखते हैं, बात एक ही है। आपको विद्यार्थियों ये भी चीजें ध्यान रखनी है कि जो यहां पर इस प्रकार से समेकित रूप में लिखा गया है, तो आपको लग ऐसा रहा है कि दे पूरा है और ध आधा है, लेकिन इसमें जो दिख रहा है, दिखता है पूरा, वो आधा होता है, और जो आधा दिखता है वो पूरा होता है। तो द इसमें आधा है, ध नहीं है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। आगे इसमें और देखते हैं कि उद्धरण, उत प्लस हरण। जल्दबाजी में आप उत प्लस धरण नहीं करते हैं, उत प्लस धरण यहां पर आपको नहीं करना है, उत प्लस हरण। तो यहां पर आपका होगा उत धरण, है की जगह पर ध हो जाएगा उद्धरण। ये है 10वां नियम है विद्यार्थियों। 10वें नियम में है कि यदि प्रथम पद के अंत में कोई स्वर हो, पहला पद जो है उसके अंत में यदि कोई स्वर आता है और उस स्वर के बाद में यदि छ आता है, कोई भी स्वर हो और स्वर के बाद में क्या आता है, छ आता है, स्वर हो स्वर के बाद में छ आता है, तो क्या होगा विद्यार्थियों, छ के स्थान पर छ और आ जाएगा छ, छ आधा छ और छ, इस प्रकार से होगा। जैसे कि परि प्लस छेद, परि प्लस छेद, यहां स्वर है, ई की मात्रा है, छ आ गया है, छ का आगम छ, छ का परिच्छेद, इस प्रकार से हो जाएगा। अन्य उदाहरण में देख सकते हैं अनु प्लस छेद, अनु में उ की उ है यानी कि स्वर है और छेद आया है, तो छ और छ चिच, ये इस प्रकार से अनुच्छेद हो जाएगा। 11वां नियम है विद्यार्थियों, बहुत ही सरल नियम है कि 11वें नियम में कहा गया है कि जब हमें ए या आ इन दो स्वरों के अलावा कोई स्वर मिले, ए या आ के अलावा यदि कोई स्वर मिलता है और उस स्वर के बाद में से सलेट वाला आ जाता है, तो उसकी जो संधि होगी विद्यार्थियों, वो से के स्थान पर, वो से के स्थान पर इस से में परिवर्तित वो हो जाता है। विद्यार्थियों यहां जैसे देखते हैं अभिषेक, अभिषेक, यहां अभिषेक दिखाई दे रहा है, अभिषेक, तो यहां अभिषेक में ये है ए आ के अलावा कोई दूसरा यहाँ पर स्वर दिखाई दे रहा है, ई की मात्रा है, ई है, ए आ तो नहीं है, इसके बाद में से सलेट वाला है, से सलेट वाला अभिषेक, तो यहाँ जो षटकोण वाला से है वो स्थिति तैयार हो जाती है, तो से किस में बदल जाएगा, से शरीफा वाला से षटकोण वाले में बदल जाएगा। तो ये विद्यार्थियों है। एक और देखते हैं वी प्लस सम, वी लिखेंगे, विषम सम विषम जो होते हैं उसमें वी प्लस सम, सम में सैसलेट आएगी, वो ए आके बा अलावा कोई दूसरा स्वर आया है, तो यहां विषम किस प्रकार से हो जाएगा, तो यहां से के स्थान पर दूसरा से यहां पर बन जाएगा वी प्लस सम। वी में ई है, ए आके अलावा स्वर है, और सम में से सलेट वाला है, वो से षटकोण वाला विषम हो जाएगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों एक नियम और रह जाता है, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको याद रखना है। विद्यार्थियों कुछ वर्ण आते हैं वर्णमाला में, जैसे री है, री ऋषि, और एक है रे, और एक है विद्यार्थियों शय षटकोण। ये तीन चीज आपको याद रखनी है, री, रे और से षटकोण। यदि इनके बाद में आने वाले पद में यदि आपको कहीं न मिल जाता है, नैनल, देखिए री, रे या
शय षटकोण के बाद में यदि आने वाले पद में, प्रथम पद में तो ये हो कहीं पर भी, प्रथम पद में तो कहीं पर ये हो, री है, रे है और शय षटकोण वाला है, और यदि इनके अंत में जो दूसरा पद आता है, इनका जो दूसरा जिसको हम विच्छेद संधि करते हैं प्लस लगा करके, उनके बाद में यदि नैनल आ जाता है तो नय में बदल जाता है। जैसे हम कहेंगे राम प्लस अयन, तो यहाँ दीर्घ संधि भी होगी, लेकिन वहां परिवर्तन हमें क्या बताना है कि उस नए नल का नय बन जाएगा, उस नए नल के स्थान पर नय के स्थान पर नय बनेगा। एक छोटा सा उदाहरण विद्यार्थियों, री प्लस नय, तो यहां हमने बताया कि पहले पद में री हो, शय हो या रे हो, तो यदि बाद में आने वाले पद में नय हो तो नय कैसे बदलता है, इस नय, तो क्या बन जाएगा, ऋण। इस प्रकार से आपको विद्यार्थी है, जैसे प्र प्लस आन, प्राण बन जाएगा, उसमें प्राण नय ये है लेकिन ये नय में बदल जाएगा। तो विश्व, विश्व प्लस नु विष्णु बन जाएगा। तो यहाँ विद्यार्थियों कृष्ण प्लस नय कृष्ण बन जाएगा, नय नल का नय में आगम हो जाता है, वो उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ व्यंजन संधि के ये 12 जो नियम है आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। इनके अलावा जितने आप इनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे, उनको रटने का प्रयास करेंगे, उनके संधि विच्छेद एक दूसरे से आप पूछने का प्रयास करेंगे, तो विश्वास है आपका जो शब्द भंडार है वो भी बढ़ेगा और आपकी जो व्यंजन संबंधी संधि से संबंधित जो भी क्वेरीज हैं, समस्याएं हैं, वो समाप्त होंगी और आप एक अच्छा अनुभव करोगे अपना प्रश्न पत्र करते समय। यदि आपको कहीं भी संधि विषय से संबंधित कोई प्रश्न उस प्रश्न पत्र में आता है। विद्यार्थियों, व्यंजन संधि की जो क्लास है, हिंदी परिवार की जो ऑनलाइन पाठशाला की क्लास है, आपको कैसी लगी हमें बताएं और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करवाएं, विद्यार्थियों से, और इसका लाभ उठाएं। अगले वीडियो के साथ और विसर्ग संधि के नियमों के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।